मेरे प्यारे बच्चों, आज हम परसेंटेज के कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं जिनकी आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज हम परसेंटेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ अच्छे सवालों की। आप एक बार प्रयास करिए क्वेश्चन को समझने का। मैंने परसेंटेज के कुछ बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। हर एक क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट आपने इन्वेस्ट करना है मेरे बच्चों, उसके बाद का मेरा काम है। आज की प्रैक्टिस की क्लास है केवल परसेंटेज की। करिए मेरे बच्चे। नमस्ते मेरे बच्चे। ऋषभ, अजय, नीरज, हिमांशु, ध्रुव, आयुष, सनातन, सुरेश, गुंजन, शैलेंद्र। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिए। कहता है अंबानी ने बहुत कम पूंजी के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। पहले वर्ष उसने 50% लाभ प्राप्त किया तथा कुल पूंजी, प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ का 50% एक संस्था को दान कर दिया। यही प्रक्रिया दूसरे और तीसरे वर्ष दोहराई गई। यदि 3 वर्ष बाद उसके पास इतने पैसा है तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके बाद दान दी गई। देखो सॉरी 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 सॉरी, माइक बंद है, सॉरी। ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, अंबानी के पास मान लीजिए इतना पैसा है। अब सवाल में कह रहा है कि जितना भी पैसा अंबानी के पास है उस पे पहले साल के शुरुआत में मान लीजिए उसका इतना पैसा, फर्स्ट ईयर के एंड में इतना पैसा। देखिए कोई भी सवाल अपने आप में बड़ा नहीं है, लैंग्वेज बड़ी है। उस लैंग्वेज को अगर 2-3 बार पढ़ के अगर आप समझने का प्रयास कर देंगे तो बल्ले बल्ले, और नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत है। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर की उसकी इनकम है। अब कहता है अंबानी पहले साल के में जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर उसको 50% लाभ मिल जाता है। उसके ऊपर उसको मेरे बच्चे 50% प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ जितना पैसा इन्वेस्ट किया इसके ऊपर 50% उसे प्रॉफिट मिल गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। तो अब हो गया इतना पैसा उसके पास, पहले साल के आखिर में इतना पैसा हो गया। सिर्फ सुनना, इतना पैसा हो गया। जय मां देवी विशाल भाई। अब पहले साल के आखिरी में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इतना पैसा उसके पास है। अब पहले साल में उसका जितना पैसा है मेरे प्यारे बच्चों, उसका 50% वो डोनेट कर ले रहा है।
50% डोनेट कर दे रहा है, 50% डोनेट कर रहा है। सही है गलत? सही। अब कह रहा है कि जितना भी वो डोनेट करेगा वो डोनेट हो गया। तो इतना पैसा था, उसमें से 50% डोनेट कर दिया, तो बचा कितना? बाकी 50%। तो बाकी 50% मान लीजिए ये वाली अमाउंट बची। हाँ है ना, यानी इस पैसे का 50% ये वाली अमाउंट बची। इस पैसे को लेके वो सेकंड ईयर बिजनेस स्टार्ट करता है, दूसरे साल बिजनेस लगा शुरू करता है। दूसरे साल इसको फिर से 50% प्रॉफिट होता है, 50% प्रॉफिट होता है। दूसरे साल इसको 50% प्रॉफिट होता है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे साल इसको 50% प्रॉफिट होता है। और दूसरे साल के आखिरी में इसने जो कैपिटल लगाई थी, और जो प्रॉफिट हुआ वो कुल मिला के इतना था। ये था सेकंड ईयर एंड, दूसरे साल का अंत, तो दूसरे साल के अंत में मेरे बच्चे उसका इतना सामान था। अब दूसरे साल के अंत में जितना उसके पास पैसा था उसका 50% उसने डोनेट कर दिया, 50% उसने डोनेट कर दिया। हाँ है ना, यानी मान लो अगर दूसरे साल के आखिरी में उसके पास एक्स रुपए थे, ध्यान देना, अगर दूसरे साल के आखिरी में उसके पास एक्स रुपए थे तो इस एक्स का 50% उसने डोनेट कर दिया, और बाकी 50% से उसने तीसरे साल बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो एक्स का 50%, तो एक्स का 50% हुआ एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू रुपए से उसने थर्ड ईयर बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हाँ है ना। अब तीसरे साल जब उसने एक्स बाई टू से बिजनेस स्टार्ट किया तो जितनी संपत्ति से बिजनेस लगाया उस पर 50% प्रॉफिट हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। तो 50% प्रॉफिट के बाद उसके पास इतना पैसा होना चाहिए था। आप कहेंगे बात तो आप सही कह रहे हैं सर, 50% प्रॉफिट कमाएगा तब इतना पैसा हो जाएगा। तो एक्स बाई टू उसके पास इनिशियल कैपिटल थी, ये तो थी इनिशियल कैपिटल तीसरे साल की शुरुआत में। अब इसी कैपिटल पर प्रॉफिट भी कमा रहा हो, कितना? 50%। तो एक्स बाई टू का 50%, 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो इतना कमा लिया प्रॉफिट। तो एक्स बाई टू प्लस एक्स बटे 4, हाँ है ना, एलसीएम आया 4, 2 दूनी 4, 2x जमा x, 3x बटे 4। तो इसका मतलब यह है कि इस पे 50% प्रॉफिट कमाने के बाद अब उसके पास इतना पैसा बचा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड ईयर एंड में उसके पास इतना पैसा है, थर्ड ईयर एंड में इतना पैसा उसके पास बचा। अब कहता है बाबू तीसरे साल के आखिरी में उसके पास जितना भी पैसा है उसका 50% वो डोनेट कर देगा। आप कहेंगे बिल्कुल मान लिया सर, डोनेट हो गया, और बाकी 50% उसके पास बच गया। तो कुल मिला के 3x बटे 4 का 50%, 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो इतना रुपए उसके पास बच गया। और सवाल में कहता है कि तीसरे साल के बाद उसके पास 16,875 रुपए शेष रहता है। कहता है 3 साल के बाद उसके पास 16,875 रुपए बचता है। तो यहां से मेरे बच्चे सोल्व कर लो, सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, और सेकंड ईयर के एंड में उसके पास एक्स ही रुपए थे, यही वो पूछ रहा है। बहुत शैतानी हो गई सवाल में, कुछ नहीं करो, घबराओ मत, पहले सोचो समझो फिर आगे बढ़ें। निकालिए जी, एक्स की वैल्यू निकालिए, जल्दी से निकाल के बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों, क्विक। शॉर्ट में नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है सेकंड ईयर में एक्स क्यों माने, बताता हूं वो भी। तो यहां से आप कुल मिला के निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, 3 से कटिंग करोगे 3 पंजे 15, 3 छिंग 18,
तीन दूनी 6, तीन पाँच 15, 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 सिंह 48 और 2 50, 8 पंजे 40 और 5 45। इसका मतलब दूसरे साल के आखिरी में उसके पास 45,000 रुपए थे। लेकिन उसने पूछा कि दूसरे साल के आखिर में उसने डोनेट कितना किया, तो 45,000 का आधा 50%, तो 45,000 का 50% 22,500, यानी 22,500 रुपए उसने डोनेट किया। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे पूरे सवाल को खुद से पढ़िए, फिर करिए आराम से। देखिए अब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्लू भयंकर टाइप के क्वेश्चन है, तो आराम से सोच समझ के फिर बात करेंगे। टाइम इन्वेस्ट करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। देखिए यार, ये समझना तो आपको पड़ेगा। अगर मैं स्टूडेंट होता तो थोड़ा कलाकारी कर लेता। कैसे समझाता हूं। मैं स्टूडेंट होता तो की बात बता रहा हूं। तो मैं इस सवाल को ऐसे करता कि भाई ये सब हटा दो। जब हमें फर्स्ट ईयर का पूछा ही नहीं है तो मैं क्यों परेशान हूं। मुझे तो सिंपली एक बात देखनी है कि सर थर्ड ईयर एंड में उसके पास जो पैसा होगा, लेट से इतना पैसा उसके पास है, इस पैसे का 50% डोनेट होगा। तो सर सीधी सी बात है, 50% उसके पास बच जाएगा। हाँ है ना भाई, तीसरे साल के आखिरी में जो भी उसके पास पैसा होगा उसका 50% वो डोनेट करेगा और 50% उसके पास बच जाएगा। बिल्कुल सही बात कहोगे आप। तो मेरे बच्चों ये बताओ, तीसरे साल के आखिरी में उसके पास बचा कितना है। तो आप कहेंगे 16,875 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अगर 16,875 रुपए बचे हैं उसके पास, तो उसने डोनेट भी कितने किए होंगे, 16,875 रुपए। 16,875 रुपए डोनेट किए। हाँ है ना। दोनों को जोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि इसी का तो 50% ये है और इसी का 50% ये है। हाँ है ना। तो जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 7 7 14 और 1 15, 8 और 8 16 और 1 17, और भैया 6 और 6 12 और 1 13, 1 और 1 2 3, 33,750। क्या मेरी बात से सहमत है। यानी 33,750 रुपए तीसरे साल के आखिरी में उसके पास बच गए। अब मेरे बच्चों एक बात समझो, सेकेंड ईयर के एंड में इतना पैसा होगा। ध्यान देना, सेकेंड ईयर के एंड में इतना पैसा होगा। सेकेंड ईयर एंड में लेट से इतना पैसा होगा, ये पैसा होगा। इसका 50% डोनेट किया होगा, परसेंट डोनेशन होगा, और बाकी 50% से उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा। बाकी 50% यहां होगा। यानी दूसरे साल के एंड में उसके पास जितना पैसा था उसका 50% डोनेट कर दिया, 50% से ही बिजनेस शुरू किया। मतलब जितने से बिजनेस शुरू किया उतने से ही डोनेशन हुई है, क्योंकि 50 और 50% मिलके ही तो 100% बनते हैं मेरे दोस्तों। हाँ है ना। बहुत सुंदर। अब एक बात बताइए, अगर ये 33,750 है तो ये आया कहां से होगा। ये तीसरे साल के मतलब सेकंड ईयर के एंड में इतनी कैपिटल थी, तो तीसरे साल इसी पे आप प्रॉफिट कमाओगे। आप इस पे कितना प्रॉफिट कमाओगे, तो आप कह रहे हो जी 50% प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस 50% प्रॉफिट का मतलब है कि यहां अगर इनिशियल कैपिटल आई है, अगर यहां इनिशियल कैपिटल आई है तो आई पे 50% प्रॉफिट कमाओगे। 50% की फ्रैक्शन 1/2। मतलब अगर 2 रुपए कैपिटल लगाइए तो 1 रुपया प्रॉफिट कमा जाओगे। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल का 3/2 कैपिटल तैयार हो जाएगी तीसरे साल के आखिरी में। भाई दूसरे साल के आखिरी में अगर इतना पैसा था तो 50% डोनेट कर दिया, बाकी 50% बच गया। इस पैसे पे तीसरे साल बिजनेस किया और तीसरे साल में आपने 50% प्रॉफिट कमा लिया। 50% प्रॉफिट मतलब 2 रुपए लगाए हैं तो 1 का लाभ, यानी कितने बन गए, 3/2। तो तीसरे साल के आखिरी में आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, जो कि तीसरे साल है कितना, 33,750 रुपए। अब मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, सोल्व करोगे तो 3 से काटोगे 11, 3 दूनी 6, 3 5 15, 11,250। 2 से गुना करोगे तो आएगा 22,500 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो इनिशियली उसने इन्वेस्ट कर रखा है वो 22,500 रुपए। अच्छा ये बात आप जानते क्या, जितना भी पैसा था उसका 50% उसने री इन्वेस्ट किया और बाकी 50% डोनेट। तो 22,500 इन्वेस्ट हुआ, तो 22,500 ही मेरे प्यारे बच्चों डोनेशन है। दैट इज ऑल योर आंसर। मेरे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होगी। हाँ है ना। अब बस मुझे ये बता दीजिए कितने बच्चों को बात समझ में आ गई।
सभी समझे जरूरी नहीं, जो सीरियसली सवाल पढ़ रहा होगा उसी के समझ आई होगी। दोज हु अंडरस्टैंड प्लीज से यस, दोज हु नो प्लीज से नो, so that I can recognize your feedback. चलिए मेरे बच्चे, पढ़िए मेरे बच्चे, ये सारे के सारे परसेंटेज के कुछ बेसिक और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्टोर किए हुए थे, जो मुझे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कराने थे। उम्मीद है आपने पढ़े तो होंगे ही। ए मशीन डेप्रिशिएट इन वैल्यू ईच ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। There is some maintenance work so that it in that particular year depreciation is only 5% of its previous value. If at the end of the fourth year the value of the machine stands at rupees this. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक मशीन की हम आज कॉस्टिंग मान लेते हैं एम। अगर मशीन की आज कॉस्टिंग एम मान ले रहे हैं तो पहले साल वो 10% घट गई, तो मेरे प्यारे बच्चों 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी अगर उसकी कॉस्टिंग 10 थी तो 1 घट गई, तो हो कितनी गई 9/10। हाँ है ना, घट के कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 9/10। दूसरे साल कहता है कुछ हर दूसरे साल कुछ मेंटेनेंस हो जाता है, इसलिए सेकंड ईयर घटेगी केवल 5%, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, मतलब दूसरे साल 20 है तो 1 घट के कितनी हो गई 19/20, इतनी हो गई। तीसरे साल फिर 10% घटेगी तो 9/10, फिर हर दूसरे साल 5% घटेगी ड्यू टू मेंटेनेंस, तो फिर 5% हो गया तो 1/20, मतलब 20 में से 1 घटा तो 19/20, तो 4 सालों बाद उसकी कीमत इतनी रह जाएगी, और वो दे रखा है 1,46,205।
अब मेरे बच्चों बेसिक कैलकुलेशन है, आफ्टर डूइंग योर कैलकुलेशन यू कैन गेट योर आंसर। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? इज इट ओके फॉर एवरीवन और नॉट? सो यू वुड से या सर इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करते ढक्कन? ये बता, किसी चीज की कीमत 2000 है और मैं इसमें 10% की कमी करूंगा, तो 10% का मतलब यही तो हुआ कि भैया 1/10 माने 10 अगर कीमत है तो एक घट गई, तो अब कितनी बची? 9/10। ये इतने सारे सवालों में सीखा भूल गए? सेटअप। प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट क्वेश्चन। भूलने से बात नहीं बनेगी मित्र, यू हैव टू डू वर्क ऑन दैट पोर्शन। यदि एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रम से 5, 5 और 20% बढ़ती है, कहता है उसकी लेंथ जो है वो 5% बढ़ती है। तो 5% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/20, यानी लेंथ 20 है तो एक बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ रही है तो 21 हो गई। और भैया
यार ये तो गड़बड़ है। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब आर डिक्रीज डिक्रीज एंड इंक्रीज। ये यार हिंदी इंग्लिश में कैसे चेंज। टाइपिस्ट भी ढक्कन कुछ का कुछ कर देता है। कह रहा है जी लेंथ भी घट रही है, ब्रेड्थ भी घट रही है, हाइट बढ़ रही है केवल, ऐसा सवाल में कह रहा है। मैं ऐसा ही मान लेता हूं। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 20 से हो गई 19। मेरे बच्चे ब्रेड्थ भी 20 से कितनी होगी, माफ करिएगा, 19। लेकिन जो हाइट है वो 20% बढ़ रही है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। 5 से 1 बढ़ के कितनी हो गई, 6। हाइट 5 से 1 बढ़ के कितनी हो गई, 6। अब मेरे बच्चे आपको चाहिए वॉल्यूम, और आप तो जानते हैं वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 20 गुना लिख दूं डायरेक्ट, 20 20 400 5 2000। और यहाँ 19 19 361, 19 का और 361, 6 से करेंगे, 6 का 6, 6 36, और 6 18 और 3 21, 2166। तो यानी जो वॉल्यूम पहले 2000 था वो अब 2166 है। माफ करिएगा, तो 166 बढ़ गया कितनों पे, 2000 पे। तो 100 पे कितना। अब यार कर लेंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 8.3 के आसपास। समझ गए मेरे बच्चों। बोला करो, कमेंट किया करो, यस या नो में जवाब दिया करो। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आप अगर गौर से देख रहे हो तो सारे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं आपके लिए। ये वो क्वेश्चन है जब पेपर बहुत टफ करना होता है ना, तब वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बांटता है, टफेस्ट स्टेज पे, कि बच्चा फंसे। इनको करने का तरीका है 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। क्वेश्चनों को सोल्व करने में दिक्कत आएगी, बट आप महसूस मत करिए, करने का प्रयास करिए।
बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे ध्यान से। कहते हैं भाई एसएससी के एक मॉक पेपर में प्रश्न 5 भागों में पूछे गए। कुल छात्रों में से 5% छात्रों ने सभी भागों के कट ऑफ को पास कर लिया। तो देखो यार, समझो कि एक पेपर है, उसमें 5 सेक्शन है। तो हो सकता है कोई 5 सेक्शन का सही उत्तर दे दे, कोई 4 के सही उत्तर दे, कोई 3 के सही उत्तर दे, हो सकता है 2 के उत्तर सही मिले, किसी के 1 के मिले, और कुछ ऐसे ढक्कन हो सकते हैं जिनका 1 का भी सही ना मिले। तो कहता 5% छात्रों ने सभी भागों की कट ऑफ पास कर ली। तो ऐसे में देखते हैं परसेंटेज जो विचित्र हो, जैसे 5% 100 को तोड़ सकती है, ये 5% भी 100 को तोड़ देगी, 25 100 को तोड़ देगी। 24.5 को तोड़ लो क्या बनता है, तो 24.5% मतलब 24.5%। 24.5 मतलब 24 से 1/2, 24×2 = 48, 49/2%। परसेंट का मतलब बटे 100, तो 49/200। तो आप करो क्या मेरे भाई, आप टोटल स्टूडेंट 100 मान लो, 200 मान लो, जो मर्जी मान लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई टोटल स्टूडेंट यहां जो आप मानेंगे वो 200 यूनिट मानेंगे। हम मान रहे हैं 200 यूनिट स्टूडेंट, है ना। अब कह रहा है कि कुल छात्रों में से 5% छात्रों ने सभी भागों की कट ऑफ क्लियर कर ली। 5% छात्रों ने सभी भागों की, तो 200 का 5% कितने हुए जी, 10। यानी 10 यूनिट स्टूडेंट ऐसा है जिसने 5 क्वेश्चन सही कर दिए। 5% छात्र किसी भी भाग की कट ऑफ पास नहीं कर पाए, तो 200 का 5% 10, यानी 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एक भी क्वेश्चन सही नहीं किया। 10 स्टूडेंट ऐसे थे मेरे प्यारे बच्चों जिसने एक भी सवाल ठीक नहीं किया, तथा 5% छात्र किसी भाग की कट ऑफ पास नहीं कर सके। शेष छात्रों में से, इस शब्द को ध्यान देना, शेष छात्रों में से, शेष माने टोटल 200 थे, 200 में से 10 और 10 20 गए, तो बचे कितने, 180। तो शेष छात्रों में से 25% छात्रों ने एक भाग का सही उत्तर दिया, तो इसका 25% 1/4 45। तो 45 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एक सवाल का सही उत्तर दिया, है ना। तथा 20% छात्रों ने 4 भागों की कट ऑफ को पास किया। 180 का 20% यानी 1/5, यानी 36 बच्चे ऐसे थे मेरे बच्चे, चारों भागों की कट ऑफ को पास किया। यदि सभी छात्रों का 24.5, यहां शेष नहीं कह रहा, यहां कह रहा है सभी छात्रों का, सभी छात्रों के 24.5% छात्रों ने, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 200। 200 का 24.5 कितना बनेगा, 49। 49 छात्र 2 भागों की कट ऑफ क्लियर कर पाए। 49 बच्चे ऐसे मेरे बच्चे जिन्होंने 2 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए। तो मेरे बेटे ये बताओ, 3 क्वेश्चंस के आंसर सही देने वाले कितने बच्चे, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो टोटल निकालते कितना बना, 10 और 36 46, 46 और 50, देखो ऐसे गिनते हैं, 6 और 9 15 और 5 15 और 5 20, असिल 2 2 और 1 3 3 6 4 10 4 14 और 1 15, 150। तो बचा कितना, 50। यानी 50 यूनिट बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 3 सवालों के सही जवाब दिए। भाई टोटल बच्चे थे 200, उसमें से ब्लू पेन के कितने हो गए, 150। फिर से जोड़ते 10 40 50 और 50 90, देखो 50 50 100 हो गया, 100 ठीक है, 100 और 10 110 140 6 4 10 150। तो ये ब्लू वाले हो गए 150, टोटल 200 में से 150 हटाएंगे तो बचे कितने, 50। तो 50 यूनिट बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 3 सवालों के सही जवाब दिए। जबकि सवाल में कह रहा है कि 3 भागों की कट ऑफ सही आंसर देने वाले 300 बच्चे हैं। तो मेरे बच्चे 50 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300 बच्चों को, 300 बच्चों को। तो 1 यूनिट का उत्तर होगा 6, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 200, तो 200 गुना 6 1200, यानी 1200 बच्चे ऐसे थे जो कुल मिला के एग्जाम में बैठे हुए। कितने बच्चे ऐसे थे मेरे प्यारे बच्चों, 1200 बच्चे ऐसे थे जो कुल मिला के एग्जाम में बैठे हुए, हाँ है ना।
पहले आप समझने का प्रयास करें इस सवाल को, 1 मिनट कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया, फिर आगे चर्चा करें। आइए मेरे बच्चे, करिए मेरे प्यारे बच्चों। ये तो कुछ ज्यादा ही शैतानी हो गई। देखिए दोस्तों, कहता है 4 स्टूडेंट्स ABCD sit in an exam. A gets 50% more marks than B. कहता है A को B से 50% ज्यादा नंबर मिले। ये एरो इधर का मतलब A को ज्यादा मिले हैं B से 50%। B गेट 16:2/3% मोर देन C। और कहता है B को C से 16:2/3% ज्यादा मिले। एरो इधर का मतलब इसको ज्यादा मिले इससे 16:2/3% मार्क्स। एंड C गेट्स 33:1/3% मोर मार्क्स देन D। और कहता है C को D से भी 33/1/3% ज्यादा नंबर मिले। 33:1/3% मोर मार्क्स मिले। हाँ है ना। If A gets 350 marks and the maximum marks are find the percentage marks of D. So this is D. So my dear student, this is the basic language of the question. So now we are going to understand it. How it works. मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमने D को D नंबर दिए। मान लेते हैं D के D नंबर आए होंगे। अगर D के D नंबर आए तो जो C है उसके 33/1/3% नंबर है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 1/3। 1/3। यानी अगर इसके 3 नंबर आए हैं तो इसको 1 नंबर ज्यादा मिला होगा, तो इसके कितने नंबर मिले होंगे? 4/3। हाँ है ना। यानी डी को 3 नंबर है तो सी के 1 नंबर फालतू, मतलब कितने नंबर है? 4/3। तो अगर डी के 3 नंबर हैं तो सी के हैं डी के 4/3। तो इतने नंबर मिले मेरे बच्चे किसको? सी को। अब ये नंबर सी को मिले, अब सी को जितने नंबर मिले हैं सी से भी 16:2/3% ज्यादा बी को मिले, यानी 1/6। मतलब सी को अगर 6 मिले हैं तो बी को तो एक फालतू यानी 7 नंबर मिलेंगे। तो इतने नंबर मिलेंगे मेरे बच्चे बी को। अब जितने नंबर बी को मिले उससे 50% ज्यादा ए को, तो 50% की फ्रैक्शन 1/2। 1/2 ने 2 मिले हैं तो एक फालतू, यानी 3 नंबर मिले हैं ए को, 3/2। जबकि एक्चुअल में ए के जो नंबर है वो 350। देखिए जी, कटता है, काटेंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 5 35 और 50 30 150। तो डी को जो नंबर मिले हैं वो 150। अब 150 नंबर डी को मिले हैं, लेकिन कितने में से? मैक्सिमम मार्क्स में से। और मैक्सिमम मार्क्स कितने मेरे प्यारे बच्चों? 600। तो 150 का 600, मतलब 150 600 में कितना? 1/4, एंड दैट इज 25%।
माइक बंद नहीं है, ढक्कन, मैंने कुछ बोला ही नहीं है सवाल में। आइए, आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप रेशियो बना लें, लेकिन बहुतों को हो सकता है रेशियो अभी समझ ही ना आया हो, ना रेशियो बनाना नहीं आता। जैसे ए को बी से 50% ज्यादा मिले, मतलब बी को 2 नंबर मिले हैं तो ए को मिला है 3। बी को सी से 16 से 2/3% मिले, मतलब इसको 6 मिले हैं तो इसको 1 ज्यादा, यानी सी को 6 मिले हैं तो बी को मिले हैं 7। और भाई डी को, ना सी को डी से 33 से 1/3% ज्यादा, यानी इसको 3 मिले तो इसको 1 ज्यादा, तो कितना, 4। लेकिन समस्या यह है कि आपको अभी रेशियो चैप्टर पढ़ाया नहीं है, और बिना रेशियो चैप्टर के आप इसे बना नहीं पाते होंगे अच्छे से। लेकिन फिर जो समझ पाए समझ लीजिए कि ऐसे सवालों में इसके साथ जितनी जगह खाली वही वैल्यू लिखते हैं। 6 के साथ इधर खाली है 6 लिख दो, 7 के साथ इधर खाली 7, 4 है तो 4 4। अब इनकी गुना कर दो, 3 7 21 चौक 84, 7 दूनी 14 चौक 56, 6 दूनी 12 चौक 48, 6 दूनी 12 थी 36। इसका मतलब ए के अगर 84 नंबर हैं तो डी के आए होंगे 36 यूनिट। अब ए के 84 नहीं 350 है, तो भाई 84 यूनिट 350, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी। ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट ये मेथड आप रेशियो के बाद समझेंगे, इसलिए मैं भी वजन नहीं डाल रहा इसमें। कुछ सवाल डिटेल ही करने पड़ते हैं, ये उनमें से एक है। करो मेरे मित्रों, ये देश तुम्हें देख रहा है। मित्रों करो इस सवाल को। आइए, या पहले आप कोशिश करिए थोड़ी और, अभी सही उत्तर तक पहुंचे नहीं हैं आप लोग। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बेहद खूबसूरत है, वजन डालने का क्वेश्चन है, वजन दिमाग से डालना है, डालिए। कहता है एक खदान है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक खदान,
उस खदान में हम मतलब रो मटेरियल निकालते हैं, तो जो रो मटेरियल निकलता है उसमें कुछ हिस्सा लोहा निकलता है और बाकी चीजें निकलती हैं। तो कहता है हमने एक खदान से 500 किलोग्राम मटेरियल बाहर निकाला, 500 किलोग्राम मटेरियल बाहर निकाला। तो हम मान लेते हैं इस 500 किलोग्राम में लेट द अमाउंट ऑफ आयरन इज एक्स किलोग्राम। मान लेते हैं कि इस 500 किलोग्राम में लोहे की जो मात्रा है ना वो एक्स किलोग्राम। अब कहता है इस 500 किलोग्राम लोहे को ना, 500 ग्राम जो मात्रा बाहर निकली उसमें एक्स किलोग्राम लोहा, इस 500 किलोग्राम को कहता है दो हिस्सों में बांट दिया। पहले 200 किलोग्राम में जो लोहा है वो 12.5% है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 200 का 12.5% हुआ 25 किलोग्राम। तो बाकी जो 300 किलोग्राम होगा इसमें लोहा कितना होगा ये हमें बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो तय हुआ कि टोटल लोहा हमारे पास एक्स किलो था, किस में से 500 किलोग्राम में लोहे की मात्रा थी एक्स, लेकिन इस एक्स में से 25 किलो लोहा तो मात्र 200 किलोग्राम और से निकल गया, खदान से निकल गया। तो बाकी कितना बचा, एक्स माइनस 25 किलोग्राम। तो इतना लोहा अभी भी बचा हुआ है कहां पे, 300 किलोग्राम वाली खदान में। आप फिर से पढ़िए सवाल को, क्योंकि इतनी बात समझ गए तो समझ लो आप जंग जीत गए। आइए जी, अब सवाल में कह रहा है कि जी यहां पे जो लोहे का परसेंटेज है, तो यहां लोहे का परसेंटेज कितना होगा, एक्स माइनस 25 किलोग्राम लोहा कितने पे, 300 किलो पे, तो 100 पे कितना। तो यहां पे जो लोहे का परसेंटेज होगा वो इतना होगा। भाई एक्स माइनस 25 किलो लोहा है 300 पे, तो 100 पे कितना होगा, है ना। तो कह रहा है कि अब शेष अयस्क पे, शेष अयस्क में लोहे की मात्रा इतना परसेंट है। मूल खनिज, मूल खनिज कितना था, 500 किलोग्राम। 500 किलो में लोहे की मात्रा कितनी थी, एक्स। तो एक्स किलो लोहा 500 में, तो 100 पे कितना। तो मूल खनिज में लोहा इतने परसेंट था और बचे हुए में लोहा इतना परसेंट है। तो कह रहा है अब शेष अयस्क में लोहे की मात्रा मूल खनिज में लोहे की मात्रा से 20% ज्यादा है। यानी अगर यहां लोहा 100% है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां लोहा 120% है, ऐसा कह रहा है। इस रिलेशन को भी पढ़िए, फिनिश।
आइए तो मेरे दोस्तों, अब कैलकुलेशन बिठाते हैं। इससे ये कटा, 2 6 12, 2 5 10। यहाँ कैलकुलेशन काटते हैं। 100 से 100 काटा, 0 से 0 काटा। अब देखिए मेरे बेटे, यहां है x-25/3। ये कहानी पलटोगे तो ये आएगा 5/x और बराबर आया 6/5। हाँ है ना? देखिए मेरे भाई, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आइए जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मित्रों। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 को x से करेंगे 25x, माइनस 25 25 625, 6 को 3 से क्या 18x, 18x इधर आओगे 7x, 625 उधर जाएगा प्लस का, भाग दोगे 7 5 35, 625 को 7 से भाग दोगे 7 2 8 56, 6 7 9 63, 7 3 21, लगभग 29 79.2 किलोग्राम। लगभग मेरे प्यारे बच्चों 89.2 किलोग्राम लोहा होगा ओरिजिनल में। और यही आपसे पूछा हुआ था, तो बताओ ओरिजिनल 500 किलोग्राम में लोहा कितना था। तो हम कहेंगे ओरिजिनल 500 किलोग्राम में लोहा x माना था और x की वैल्यू है 89.28। 89.28। ब्रिलियंट, वेरी गुड, नाइस। करिए मित्रों। बताइए जी, परसेंटेज से रिलेटेड कुछ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई द रो मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर्म्ड इंडिविजुअली 70% एंड 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट। कहता किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा तो दो तरीके से उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है, एक रॉ मटेरियल से और एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉस्ट इससे डिसाइड होती है। सवाल में कह रहा है कि भाई अगर टोटल कॉस्ट किसी आर्टिकल को तैयार करने में अगर 100 रुपए आई तो 100 रुपए में से 70 रुपए तो आपका रॉ मटेरियल होगा और 30 रुपए आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा होगा। ऐसा सवाल ने कहा कि 70 रुपए तो रॉ मटेरियल और 30 रुपए तैयार करने की लागत है। कुल कीमत पे वो आदमी 10% का प्रॉफिट लेना चाहता है।
कुल कीमत पे 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। यदि कच्चे माल की लागत 20% और विनिर्माण की लागत 40% बढ़ जाती है और बिक्री मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाती है तो नया लाभ क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन बेस्ड हो गया प्रॉफिट एंड लॉस पे, लेकिन है परसेंटेज का। यानी टोटल कॉस्ट 250, कहता है जी वो इसे सेल करना चाहता है। सेल प्राइस किस रेट पे सेल करना चाहता है जी? 10% प्रॉफिट लेके, यानी 100 रुपए में 10% प्रॉफिट लेगा बाबू, तो 100 का 10% 10, तो बेचेगा कितने में? 110। अगर यूनिट की बात हो तो यूनिट, रुपए हो तो रुपए। यानी अगर किसी चीज को तैयार करने में कॉस्ट 100 रुपए आई है तो उसमें से 70 रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की 30, जो टोटल कॉस्ट होगी उस पर 10% प्रॉफिट कमाएगा, यानी 110 में बेच देगा। अब कह रहे हैं कच्चे माल की लागत 20% बढ़ जाती है, तो कच्चे माल की लागत 20% बढ़ गई तो 70 का 20% 14, तो कॉस्टिंग आ गई 84। और निर्माण की लागत 40% बढ़ जाती मेरे बच्चों, तो 30 का 40% हो गया 12, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी 42। तो कुल मिला के अब जो कॉस्ट आ रही है वो 4 2 6 8 और 4 12, 126 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है अब उस चीज को तैयार करने में। जबकि कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस 80% बढ़ गया, तो अब जो उसका सेल प्राइस है वो कहता है 80% ज्यादा है, तो 110 का 80%, जानते हो कितना है? 88। यानी पहले जितने में बेच रहा था अब उससे 88 रुपए ज्यादा में बेचेगा, तो 8 8 और 1 9, एक, यानी अब वो चीज कितने में बिकेगी मेरे बच्चों? 198 में। यानी जो चीज 110 में बेच रहा था वो 198 में बेचेगा। अब लेकिन उसकी खरीद है कितने की? यानी आर्टिकल को तैयार करने की कॉस्ट क्या है? 126। बेच कितने में रहा है? 198 में। तो कितने का प्रॉफिट हो? 8 में से 6 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यानी 72 यूनिट का उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो 72 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 126 पे, क्योंकि अब उसकी कॉस्ट तो 126 है, तो 100 पे कितना? दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर माय डियर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे आगे मिलेंगे और कल भी